कार्लोस अलकराज ने विंबलडन 2023 जीत लिया है। स्पेन से ताल्लुक रखने वाले कार्लोस ने यह खिताब 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। अलकराज स्पेन के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन में जीत दर्ज की है। इससे पहले 1966 में स्पेन के मैनुअल सेंटाना और साल 2008 और 2010 में राफेल नडाल ने यह खिताब हासिल किया है। इसके अलावा कार्लोस अलकराज विंबलडन जीतने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं। कार्लोस की इस जीत ने नोवाक जोकोविच के 24वें ग्रैंड स्लैम के सपने को धाराशायी कर दिया। विंबलडन विमेन सिंगल्स में यह खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है। वे ट्यूनीशिया की ओन्स जेब्यूर को हराकर विजेता बनी। मार्केटा वोंद्रोसोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। नोवाक जोकोविच साल 2023 का ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। लॉन टेनिस के लिए आयोजित होने वाली 4 प्रतियोगिताएं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन हैं। गूगल ने आज अपना डूडल एक अमेरिकन क्लाइमेट साइंटिस्ट को डेडिकेट किया है। यूनेस्ट न्यूटन फुटे का जन्म 17 जुलाई 1819 को हुआ था। वे पहली व्यक्ति थीं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की खोज की, साथ ही पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने में इसकी भूमिका की पहचान की। उनकी ये खोज आज भी जलवायु विज्ञान की दुनिया में प्रभावी है। हालांकि उनकी इसी खोज के लिए उनके जीवन काल में उन्हें उतनी अहमियत नहीं मिली। उन्होंने बाहर के वायुमंडल की हवा और कुछ गैसों को गर्म करके देखा। बाहरी वायुमंडल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ज्यादा तेजी से गर्म होते हैं, वहीं इन गैसों को ठंडा होने में ज्यादा वक्त लगता है। ये खोज ही ग्रीन हाउस गैस अवधारणा का आधार है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है। यह पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। इसमें सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। ये गैसें ठंडा होने में वक्त लगाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर प्राकृतिक तौर पर पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी को गोल्डीलॉक्स प्लैनेट भी कहते हैं। गोल्डीलॉक्स प्लैनेट से मतलब है न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा, यानी कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां। हाल के कुछ सालों में इंसानों ने पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में ज्यादा दखलंदाजी की है। जीवाश्म ईंधनों के दहन ने पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। इससे तापमान में इजाफा हुआ है। इसके परिणाम जलवायु परिवर्तन के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सूचना एक बार फिर दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू कर चुकी है। इस नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे से हो रही है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को टाइटल द पाथ दैट एंड्स एड्स नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में हर मिनट एक जिंदगी एड्स वायरस के चलते खत्म हुई है। वैश्विक स्तर पर 39 मिलियन लोग एड्स वायरस से पीड़ित हैं। इनमें से 29.8 मिलियन लोग लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट को हासिल कर पा रहे हैं। 9.2 मिलियन लोगों के पास HIV के ट्रीटमेंट की पहुंच तक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में एड्स के ट्रीटमेंट की गति धीमी पड़ी है। इनमें पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका शामिल है। इन क्षेत्रों के देशों में एड्स से पीड़ित तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों तक ही ट्रीटमेंट की पहुंच है। आपको बता दें कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी सबसे एडवांस स्टेज है। HIV शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करता है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। शरीर TB, कैंसर और अन्य संक्रमणों का आसानी से शिकार हो जाता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन और वेजाइनल फ्लूइड के जरिए फैल सकता है। इसमें मां से बच्चे को भी संक्रमण हो सकता है।
वर्तमान में HIV के संक्रमण के लिए कोई इलाज नहीं है। इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के जरिए वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। वर्तमान एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV संक्रमण का इलाज नहीं करती, लेकिन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया है। इसके मुताबिक देश में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी 24.85 से गिरकर 14.96% तक पहुंच गई है। बीते 5 सालों में देश में तकरीबन 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% से गिरकर 19.28% तक पहुंच गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% पर पहुंच गई है। नीति आयोग के मुताबिक इस प्रगति के मद्देनजर भारत सतत विकास लक्ष्यों को वक्त से पहले पूरा कर सकता है। सतत विकास लक्ष्य 1 2030 तक गरीबी उन्मूलन की बात करता है। संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तकरीबन 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के मापन के लिए व्यापक इंडेक्स है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को आधार बनाकर गरीबी का मापन किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में विंबलडन 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अलकराज, डेनियल मेदवेदेव या फिर राफेल नडाल? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गरीबी में ज्यादा कमी आई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, बास्टील दिवस किस देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या फिर पुर्तगाल? सही जवाब है विकल्प ए यानी फ्रांस। और अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलोमन आइलैंड हिंद महासागर में स्थित है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। सतत विकास लक्ष्य 1 भूख को मिटाने से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल 1 कथन सही है। सोलोमन आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। सतत विकास लक्ष्य 2 भूख को मिटाने से संबंधित है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू ने देश में खाद्य सुरक्षा के संकट के चलते स्टेट इमरजेंसी घोषित की है। जनवरी 2023 में यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया के तकरीबन 25 मिलियन लोग खाद्य सुरक्षा में हाई रिस्क पर हैं। खाद्य सुरक्षा से मतलब है कि प्रतिदिन पोषण युक्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित न हो पाना। गौरतलब है कि मार्च 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में बोला तिनुबू को जीत हासिल हुई है। पद संभालने के बाद उन्होंने नीतिगत फैसलों में पहला कदम उठाया था फ्यूल सब्सिडी को खत्म करने को लेकर। दशकों से चली आ रही फ्यूल सब्सिडी नाइजीरिया में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम कम रखने में मददगार थी। इसे खत्म करने के बाद से नाइजीरिया के कुछ भागों में महंगाई 200% तक बढ़ गई है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 2050 तक इसकी जनसंख्या 400 मिलियन होने की उम्मीद है। तब यह देश दुनिया में जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। वर्तमान में नाइजीरिया जनसंख्या के मामले में 7वें स्थान पर है। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। यह दक्षिण में बाइट ऑफ बेनिन और बाइट ऑफ बोनी से घिरा हुआ है। ये दोनों गल्फ ऑफ गिनी का हिस्सा हैं। नाइजीरिया अपनी सीमा चाड, कैमरून, नाइजर और बेनिन से साझा करता है। बेनुए और नाइजर नाइजीरिया की 2 प्रमुख नदियां हैं। चाड झील नाइजीरिया और चाड के बीच सीमा बनाती है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। वहीं लागोस प्राइमरी पोर्ट है। ऑयल रिजर्व के मामले में नाइजीरिया दुनिया में 10वें स्थान पर है। यह देश पेट्रोलियम उत्पादक देशों के समूह ओपेक का हिस्सा है। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। ये रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट में साल 2022 की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस पेश किया गया है। रिपोर्ट 4 पिलर्स पर आधारित होती हैं। इसमें पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शामिल है। पॉलिसी को इसलिए आधार बनाया गया क्योंकि एक व्यापक व्यापार नीति ही आयात और निर्यात को रणनीतिक दिशा देती है।
बिजनेस इकोसिस्टम के जरिए राज्य निवेश को आकर्षित करते हैं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में व्यापार के लिए माहौल को परखा जाता है, जो कि निर्यात के लिए जरूरी है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इकलौता आउटपुट बेस्ड पिलर है जिसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों के एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स को परखा जाता है। रिपोर्ट में तटीय राज्यों ने पहले 4 स्थानों में जगह बनाई है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात इसमें शामिल हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट्स में हरियाणा पहले स्थान पर है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने पहला स्थान अर्जित किया है। वहीं संघ शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर काबिज है। गौरतलब है कि भारत 2047 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसलिए कृषि, सेवा और विनिर्माण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना मकसद है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। बैच इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों ही भाषा में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत, प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इंटरव्यू को लेकर डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इस कोर्स में कोड यूज करने के बाद आपको यह कोर्स 29,999 रुपए में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। यूरोप हीट वेव, वाइल्ड फायर्स और बढ़ते तापमान का सामना कर रहा है। बढ़ते हुए तापमान ने उन वायरस का खतरा बढ़ा दिया है जो ठंडे तापमान में आमतौर पर नहीं पाए जाते। हाल में CCHF यानी क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। WHO के मुताबिक CCHF टिक यानी किलनी के जरिए फैलने वाला संक्रमण है। इसकी मृत्यु दर ऊंची है। वायरस कीटों की टिक फैमिली में पाया जाता है। यह इन्फेक्टेड एनिमल टिश्यूज के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। वायरस इंसानों से इंसानों में इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड के जरिए भी फैल सकता है। CCHF की बीमारी अफ्रीका, बाल्कन देश, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ देशों में स्थानिक है। यूरोप में इस बीमारी से पहली मौत साल 2016 में यूरोप में हुई थी। हालिया पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक ये बीमारी यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। रूस, तुर्की, स्पेन और UK में मामले दर्ज किए जा चुके हैं। भारत में भी पिछले महीने गुजरात में CCHF से एक मौत हो चुकी है। भारत के CCHF मामलों में अधिकांश गुजरात में ही पाए जाते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुई। ये बिम्स्टेक में विदेश मंत्रियों के स्तर की पहली बैठक है। आपको बता दें कि बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा के साथ 6 जून 1997 को हुआ था। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के 7 देश सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार हैं। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 22% है। वहीं देशों की कुल GDP तकरीबन $2.7 ट्रिलियन है। हर साल दुनिया भर में वस्तुओं के व्यापार का 1/4 हिस्सा बंगाल की खाड़ी से गुजरता है। शुरुआत में इन देशों में 6 क्षेत्रों में सहयोग था। इन 6 क्षेत्रों में व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य शामिल हैं। 2021 से हर सदस्य देश को एक विशेष क्षेत्र पर फोकस करने को लेकर सहमति बनी है। भारत के पास सुरक्षा, ऊर्जा, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र हैं। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, फिक्की या फिर एसोचैम? अगला सवाल है, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा से हुआ था। इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देश शामिल हैं। इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 22% है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में विंबलडन 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव या फिर राफेल नडाल? सही जवाब है विकल्प बी यानी कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गरीबी में ज्यादा कमी आई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1,
केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। इंडेक्स के मुताबिक शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में ज्यादा कमी आई है। 19 जुलाई को 1857 की क्रांति के हीरो मंगल पांडे की जयंती मनाई जाती है। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 1857 से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। इस क्रांति के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारणों में सैनिक कारण शामिल है। दरअसल लॉर्ड कैनिंग के काल में साल 1856 में द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की घोषणा हुई थी। इस एक्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों को यह स्वीकार करना था कि सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार जाकर विदेश में सर्व करना होगा। इसके लिए वे मना नहीं कर सकते थे। वहीं भारतीय उस समय तक समुद्र यात्रा को पाप समझते थे। इसका विरोध हो ही रहा था कि कंपनी ने सेना में इनफील्ड नाम की राइफल लॉन्च की। इसमें कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता है कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। इन कारतूसों के विरोध की पहली घटना बैरकपुर छावनी में घटी। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। कहते हैं कि अंग्रेज उन्हें पकड़ने आए तो उन्होंने खुद को भी गोली मार ली, लेकिन वे सिर्फ जख्मी हुए और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल के तहत उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह से मानी जाती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तकरीबन 10 मिलियन गैम्बूशिया फिश राज्य के जल निकायों में रिलीज की है। ये मछलियां मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया और डेंगू से निपटने में मददगार हैं। गैम्बूशिया फिश को मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं। ये मच्छरों के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पर काम करती है। हालांकि ये एलियन फिश स्थानिक जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकती है। WHO के मुताबिक इनका प्रयोग मानव निर्मित ब्रीडिंग हैबिटेट, स्विमिंग पूल और गार्डन पॉइंट्स में करना ज्यादा प्रभावी है। गैम्बूशिया अफिनिस USA के दक्षिण पूर्वी जल निकायों में स्थानिक है। एक मछली प्रतिदिन तकरीबन 100 से 300 लार्वा खा सकती है। दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में गैम्बूशिया मछली को मच्छर नियंत्रण तकनीक में 1 दशक से ज्यादा वक्त से यूज किया जा रहा है। भारत में मलेरिया नियंत्रण तकनीक में मॉस्किटो फिश का प्रयोग साल 1928 से ही किया जा रहा है। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना ये कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इस बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे हो रही है। बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डैफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच SCEP यानी स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम के बीच हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने में द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी के बढ़ते हुए महत्व को स्वीकार किया। साथ ही ग्लोबल डिकार्बोनाइजेशन के लिए ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जोर दिया। इसके लिए एक दूसरे के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को सहायता देने पर भी सहमति जताई गई है। इसी तरह दोनों पक्ष भारत में नेट जीरो गांवों के विकास के लिए क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में सहायता देने पर सहमत हुए। इसके अलावा भारतीय एजेंसियों और अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी लॉन्च किया गया। साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी रिसर्च, एनालिसिस और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कामों में सहायता करेगा। SCEP यानी स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को अमेरिका भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के तहत लॉन्च किया गया है। ये दोनों देशों के डिकार्बोनाइजेशन के लिए एक व्यापक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। SCEP के तहत अमेरिका और भारतीय सरकारों के एजेंसियों के बीच सहयोग के 5 तकनीकी पिलर्स हैं। ये पिलर हैं बिजली और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस,
सतत विकास और इमर्जिंग फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी। इन पांचों पिलर के तहत विश्वसनीय, किफायती और लचीली स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति के लिए पावर ग्रिड को मजबूत करना है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और इस्तेमाल को आगे बढ़ाना इसका मकसद है, जिससे कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% बिजली बनाने के भारतीय टारगेट को हासिल किया जा सके। विधि आयोग ने यूसीसी पर नई बहस छेड़ दी है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खबरों में आने के बाद से एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर भी चर्चा शुरू हो गई है। साथ ही एचयूएफ को टैक्स लॉज में मिलने वाले अलग ट्रीटमेंट पर भी चर्चा हो रही है। एचयूएफ को इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 231 के तहत एक व्यक्ति के तौर पर ट्रीट किया जाता है। असेसमेंट के स्तर पर एचयूएफ को एक्ट में अलग एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। एचयूएफ का अपना पैन होता है, साथ ही टैक्स रिटर्न भी एचयूएफ के तौर पर ही दायर किया जाता है। हिंदू कानून के मुताबिक एचयूएफ में एक ही पूर्वज के सभी वंशज शामिल होते हैं। इसमें उनकी पत्नियों और अविवाहित पुत्रियों को भी शामिल किया जाता है। एचयूएफ को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं बनाया जा सकता, बल्कि ये हिंदू परिवारों में ऑटोमेटिकली बनते हैं। इनमें एक कर्ता होता है जो कि आमतौर पर परिवार का सबसे बड़ा पुरुष व्यक्ति होता है। जैन और सिख परिवारों को हिंदू कानून के तहत शासित नहीं किया जाता, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में इन परिवारों को एचयूएफ की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मछली का प्रयोग मलेरिया को रोकने के मकसद से किया जाता है? रोहू, गैम्बुशिया, शार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा केवल हिंदुओं तक सीमित है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार के तौर पर हासिल है। मंगल पांडे का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और सही जवाब उनके क्या हैं। पहला सवाल था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, फिक्की या फिर एसोचैम। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी नीति आयोग। अगला सवाल था, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा से हुआ था। इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देश शामिल हैं। इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 22% है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दो कथन सही हैं। इसमें एशिया के बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश शामिल हैं। गुजरात में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट तैयार होने वाली है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार और वन वेब के बीच एक MOU भी हुआ है। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट का गठन मेहसाणा के नजदीक किया जाना है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के तहत तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद सतत, वहनीय, सुरक्षित और हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराना है। इससे गांवों, जिला पंचायतों, प्रशासनिक निकायों और सरकारी विभागों को इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मकसद भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त और नॉलेज इकोनॉमी में तब्दील करना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 9 पिलर्स हैं: ब्रॉडबैंड, हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी की यूनिवर्सल एक्सेस, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, तकनीक के जरिए सरकारी सुधार, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं। ई क्रांति से मतलब है सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। इसके जरिए लोक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सुनिश्चित की जानी है। डिजिटल इंडिया के विजन की बात करें तो हर नागरिक के लिए डिजिटल अवसंरचना तैयार करना, मांग पर शासन और सेवाएं मुहैया कराना और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण इसमें शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में सम्मिलित नहीं होंगे। वे इस सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। गौरतलब है कि ब्रिक्स का सम्मेलन अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होना है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। तब से कई बड़े सम्मेलनों में व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअली ही शिरकत की है। दक्षिण अफ्रीका ICC का सदस्य है। दक्षिण अफ्रीका को ICC सदस्य के तौर पर कुछ ऑब्लिगेशंस पूरे करने होते हैं।
ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन की मौजूदगी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब ये साफ है कि पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में इन पर्सन शामिल नहीं होंगे। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय गंभीर अपराधों के लिए एक अंतर सरकारी संस्था है। इन अपराधों में नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के प्रति किए गए अपराध शामिल हैं। इसे लास्ट रिजॉर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। इसका गठन रोम संधि के जरिए किया गया था। इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I बैच शुरू किया है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, और नए बैच की शुरुआत हो रही है 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे। बैच हिंदी में तो है ही, साथ ही इंग्लिश और इंग्लिश यानी 3 भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रीलिम्स जो भी क्लियर करेगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसी प्रोग्राम में इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज़ करना है। अमृत लाइव कोड यूज़ करने के बाद आपको ये कोर्स केवल 29,999 रुपये में मिलेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। यूएन ने BSGI यानी ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को जारी रखने की बात कही है। भारत ने यूएन के इस फैसले का समर्थन किया है। यूएन में भारत के स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने यूएन को समर्थन देने की बात कही। साथ ही इस मसले पर जल्द ही कोई रेजोल्यूशन पारित होने की उम्मीद जताई है। इससे पहले रूस ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को खत्म करने की बात कही थी। यूएन के मुताबिक ये डील इंसानियत के लिए है। इसे खत्म करने से दुनिया के सामने खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। BSGI को यूएन, रूस, तुर्की और यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद जरूरी खाने की वस्तुओं की कीमतें कम रखना, साथ ही अकाल जैसी परिस्थितियों में गुजर रहे देशों को अनाज मुहैया कराना था। अफ्रीका के वे देश जो सिविल वॉर से जूझ रहे हैं, उन्हें यूएन खाद्य कार्यक्रम के जरिए अनाज पहुंचाता है। यूक्रेन गेहूं, मक्का समेत सूरजमुखी के फूलों और बीजों का बड़ा निर्यातक है। रूस के आक्रमण से ये सप्लाई बाधित हुई है, इसलिए BSGI को लाया गया था। इसमें जरूरी कृषि उत्पाद यूक्रेन के कई पोर्ट्स से निर्यात किए जाते हैं। यूक्रेन के इन पोर्ट्स में चर्नोमोर्स्क, ओडेसा और यूजनी शामिल हैं। इस डील के तहत यूक्रेन के निर्यात, विशेष तौर पर खाद्यान्नों को सुरक्षित मैरीटाइम कॉरिडोर मुहैया कराया जाता है। यूक्रेन की इस पहल में यूएन और तुर्की भी अहम भूमिका में है। यूएन के मुताबिक सिविलियन कार्गो शिप्स को मिलिट्री मामलों में टारगेट नहीं किया जा सकता। खाद्य आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। आपको बता दें कि ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच स्थित सागर है। इसके उत्तर में यूरोप, पूर्व में कॉकेसस, दक्षिण में अनातोलिया और पश्चिम में बाल्कन क्षेत्र है। इसकी तटीय सीमाएं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की से लगती हैं। इसी में रूस यूक्रेन के बीच विवादित क्षेत्र क्रीमिया स्थित है। ब्लैक सी के पूर्व में कर्च जल संधि है और इसे अजोव सागर से ये जोड़ती है। वहीं पश्चिम में बॉस्पोरस की जल संधि है जो इसे मरमरा सागर से जोड़ती है। इधर राइट टू हेल्थ बिल के बाद राजस्थान सरकार मिनिमम गारंटीड इनकम बिल लेकर आई है। ये बिल राज्य की लगभग सभी वयस्क जनता को गारंटीड मजदूरी या पेंशन मुहैया कराने की बात करता है। बिल में राज्य के सभी परिवारों को हर साल 125 दिनों का गारंटी रोजगार देने की बात कही गई है। वहीं वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों और सिंगल वुमेन को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन देने की बात की गई है। इस पेंशन में हर साल 15% की दर से इजाफा भी किया जाएगा। बिल में मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज की बात की गई हैं: राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम, राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट और राइट टू सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात इसमें कही गई है। मिनिमम गारंटीड इनकम के तहत राज्य के हर वयस्क नागरिक को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 125 दिनों की मिनिमम गारंटीड इनकम दी जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत ये प्रावधान पूरे किए जाएंगे। गौरतलब है कि मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान है, इसलिए राज्य सरकार 25 दिन का रोजगार अतिरिक्त मुहैया कराएगी। राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजनाओं के तहत काम करने के बाद न्यूनतम मजदूरी हफ्ते के भीतर देनी होगी। किसी भी हाल में मजदूरी 15 दिनों से लेट नहीं की जाएगी। राइट टू सोशल सिक्योरिटी पेंशन के प्रावधान के तहत वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों और सिंगल वुमेन को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने इन योजनाओं की घोषणा बजट स्पीच में की थी। इन योजनाओं का आधार महात्मा गांधी का एक संदेश है। इसके मुताबिक
किसी समाज का सही आकलन इस बात से किया जाता है कि वह अपने सबसे वंचित तबके के साथ कैसा व्यवहार करता है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, ई क्रांति संबंधित है डिजिटल तौर पर सूचनाओं का तेजी से प्रसार करने से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विरोध प्रदर्शन से, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को विश्व बैंक की मध्यस्थता में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किस मछली का प्रयोग मलेरिया को रोकने के मकसद से किया जाता है? रोहू, गैम्बूशिया, शार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी, यानी गैम्बूशिया फिश। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा केवल हिंदुओं तक सीमित है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार के तौर पर हासिल है। मंगल पांडे का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कितने कथन इसमें सही हैं ये बताना था। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी इनमें से कोई नहीं। हिंदू अविभाजित परिवार की अवधारणा केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। आईसीसी यानी इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव ने अर्थ एक्सपोनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद है पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल की जा सके। आईसीसी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2021 के बीच हासिल की गई कुल CSR में से केवल 10% से कम ही पर्यावरण प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेट की गई है। ये प्लेटफॉर्म बड़े फंडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। इससे क्लाइमेट सॉल्यूशंस पर काम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि CSR के जरिए कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी तय की जाती है। भारत में CSR की अवधारणा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 से शासित होती है। 1 अप्रैल 2014 से भारत में CSR को अनिवार्य किया गया था। हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135(1) में शामिल है, उसे अपनी सालाना रिपोर्ट में CSR का डिस्क्लोजर अनिवार्य किया गया है। CSR का बेसिक आइडिया यह है कि कंपनीज समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। कंपनीज के निर्णयों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। CSR को केवल मॉनेटरी वैल्यू तक सीमित नहीं किया जा सकता। कंपनीज समाज के प्रति व्यापक तौर पर जिम्मेदार होती हैं। 21 जुलाई को WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को कोलकाता में हुआ था। उनकी मृत्यु 21 जुलाई 1906 को लंदन में हुई थी। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के तौर पर याद किया जाता है। 28 दिसंबर 1885 को INC का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। WC बनर्जी ने कांग्रेस के 8वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। नमक कर, जिसे महात्मा गांधी के आंदोलन से ऐतिहासिक अहमियत मिली, उसकी आलोचना WC बनर्जी ने काफी पहले की थी। उनका कहना था कि जहां जनता 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पा रही हो, वहां इस तरह के कर आरोपित करना अत्याचार है। वे लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक और सचिव थे। बाद में वे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सदस्य बने, जिसने लंदन इंडिया सोसाइटी का स्थान ले लिया था। आइए आगे बढ़ें, उसके पहले मैं दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। नए बैच की शुरुआत 22 जुलाई 2023 से शाम को 6 बजे से हो रही है। बैच इंग्लिश में और हिंदी यानी तीनों भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस होगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना है। इससे ये कोर्स आपको 29,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर हैं। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस साल भारत और श्रीलंका अपने कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी पर एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। इस डॉक्यूमेंट में दोनों देशों के बीच समुद्री, वायु, ऊर्जा और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करने की बात की गई। इस मौके पर भारत ने श्रीलंकाई सरकार से श्रीलंका में बसे तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद जाहिर की है। श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में अहम स्थान रखता है। हिंद महासागर के लिए भारत के रणनीतिक विजन को सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नाम दिया गया है। इस मौके पर भारत ने 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात फिर से दोहराई। गौरतलब है कि भारत लंबे वक्त से श्रीलंका से 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात कर रहा है। 13वें संविधान संशोधन को 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था। यह संशोधन तमिल समुदाय को सत्ता हस्तांतरण की बात करता है। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद देश की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसके पास अन्य राजनीतिक संस्थाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति राज्य का, सरकार का और सेना का प्रमुख होता है। साथ ही प्रधानमंत्री के पास कार्यकारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। प्रधानमंत्री संसद में सत्ताधारी दल का प्रमुख होता है। श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से साल 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 एथनिक ग्रुप्स हैं, तमिल, सिंहली और मुस्लिम। एनटीआई यानी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 जारी किया है। एनटीआई यूएसए स्थित एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। यह वैश्विक स्तर पर नाभिकीय खतरों का आकलन अपनी सालाना रिपोर्ट में पेश करती है। 2023 की रिपोर्ट में वैश्विक नाभिकीय सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में 175 देशों और ताइवान का आकलन 3 डायनेमिक्स के तहत किया जाता है। पहला आयाम है सिक्योर मटेरियल। इसमें देशों के न्यूक्लियर मटेरियल्स की सुरक्षा का आकलन किया जाता है। दूसरे आयाम में ग्लोबल सिक्योरिटी एफर्ट्स को परखा जाता है। इसमें देशों द्वारा वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के समर्थन को आंका जाता है। और तीसरा आयाम है प्रोटेक्ट फैसिलिटीज, यानी देशों में स्थित नाभिकीय स्थानों को ध्वस्त होने से बचाना। इंडेक्स में भारत को 40 स्कोर के साथ 20वीं रैंक हासिल हुई है। वहीं पाकिस्तान का स्कोर 49 है और रैंक है 19। इसके अलावा यूएसए 11वें तो चीन 12वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया को पहली रैंक हासिल हुई है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष या फिर A.O. ह्यूम। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR की अवधारणा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 से शासित होती है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक नहीं दो? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ई क्रांति संबंधित है। डिजिटल तौर पर सूचनाओं का तेजी से प्रसार, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विरोध प्रदर्शन, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी, यानी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को विश्व बैंक की मध्यस्थता में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी 2 कथन सही हैं। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को UN और तुर्की की मध्यस्थता में शुरू किया गया था।